चलिए, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, मजे ले रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे हमने ऑस्मोटिक प्रेशर को डील किया। बिसाइड ऑस्मोटिक प्रेशर हमने रिवर्स ऑस्मोसिस देखा। तो रिवर्स ऑस्मोसिस में आपको ध्यान रखना है कि इफ यू हैव मेड टू सॉल्यूशन, ठीक है, ये साइड रहेगा हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन जस्ट लाइक दैट सी वाटर, ठीक है, और इधर आपका है मोर वाटर कंटेनिंग सॉल्यूशन दैट इज कॉल्ड एज प्योर वाटर आप ले सकते हो। तो सिनारियो पहले स्टार्टिंग में हाई वाटर टू लो रीजन में जाएगा, बट हमें उल्टा करना है। बाय दिस साइड अप्लाइंग प्रेशर, जब इस साइड हम प्रेशर अप्लाई करते हैं गाइस, तो क्या होता है, इधर से सॉलिड इधर फ्लो होना चालू होता है, तो ऑस्मोसिस के रिवर्स हो जाता है। तो दिस प्रोसेस नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। तो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर पाए होता है, जिसमें इधर से सॉलिड इधर आना बंद हो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर से हमें थोड़ा प्रेशर अप्लाइड प्रेशर ज्यादा करना है, तो ये इधर से सॉलिड इधर आना चालू हो जाएगा, इसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज करके गाइस, जैसे हो गया युगांडा, केनिया, साउथ अफ्रीका जैसे कंट्री होते हैं, या ऐसे देश जहाँ पे सराउंडिंग बहुत सारा सी वाटर है, पीने के लिए पानी कम होता है, तो वो प्योर वाटर कहाँ से लाएंगे वो अपनी जिंदगी डे टू डे के लिए। वो उनको एक ही ऑप्शन है सी वाटर, तो सी वाटर को पानी लेके एक बर्तन में बॉईल करके उनको वेपर कन्वर्ट करके फिर उसको ठंडा करके पानी ड्रिंकिंग के लिए यूज करेंगे, तो ये बहुत ही खर्चीला होता है। तो हम क्या करते हैं, वहां पे ऐसे कंट्री में प्योर वाटर अवेलेबल कराने के लिए हम क्या करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस का कंसेप्ट यूज करते हैं। बड़े बड़े चेम्बर्स बनाते हैं, एक चेम्बर में सी वाटर लेते हैं, एक साइड पर खाली, और जिस चेम्बर में आपने सोल्यूशन रखा है सी वाटर, उस साइड हाई प्रेशर अप्लाई करके सॉलिड इधर ट्रेवल करवाते हैं, जिससे हमें प्योर वाटर मिल जाता है और उनको ड्रिंकेबल यूज हो जाता है। तो गाइस कीप इन माइंड, आज मैं बता रहा हूँ आपको, आज हमें नया टॉपिक पढ़ना है, इसी से रिलेटेड डेफिनेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड को डेफिनेशन में पढ़ना है। ध्यान रखना, ऑस्मोटिक प्रेशर ये डिपेंड करता है कि आपके सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। जितना आपके सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा उतना आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आप ध्यान रखना, ऑस्मोटिक प्रेशर आपको पता है, यू नो दैट ऑस्मोटिक प्रेशर यानी क्या, आप सभी जानते हो ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है। तो आपने देखा कि ऑस्मोटिक प्रेशर ये क्या होता है, इस साइड हमने लिया है हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, मोर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में सोल्यूट ज्यादा है एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट। इधर लिया मैंने लेस कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, लेस कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन मीन्स यहाँ पे सॉल्वेंट ज्यादा है एज कम्पेयर टू सोल्यूट। तो डेफिनेटली सोल्यूट इधर से इधर ट्रेवल करेगा, बिकॉज यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, सोल्यूट ज्यादा है, सॉलिड कम है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम। तो फास्टली हाई फ्लो से वाटर इधर इधर ट्रेवल करेगा, हाई फ्लो से वाटर ट्रेवल करेगा, वाटर का क्या एक फोर्स है, उस फोर्स को रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधर से एक प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, दैट प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये प्रेशर डिपेंड करता है आपके सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। जितना ज्यादा ये हाईली कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, उतना फास्टली इधर से वाटर आएगा, उस फास्टली आते हुए वाटर को रोकने के लिए उतना आपको हाईली प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। तो मीन्स कॉन्सेंट्रेशन अगर सोल्यूशन का ज्यादा रहेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा। इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि ऐसे सॉल्यूशन देखते हैं जिनका, अगर दो सॉल्यूशन लिए, एक लिया मैंने शुगर का पानी और एक लिया मैंने यूरिया का पानी, दोनों का मैंने कॉन्सेंट्रेशन सेम कर दिया, दोनों में सोल्यूट सेम अमाउंट में रख दिया, तो क्या दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहेगा? क्या एक में मैं सोल्यूट ज्यादा कर रहा हूँ, एक में कम रखता हूँ? यूरिया वाला सोल्यूशन में मैं क्या करता हूँ, यूरिया कम कर रख देता हूँ, शुगर वाले में सोल्यूशन में शुगर ज्यादा रखता हूँ, तो इन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहेगा कि डिफरेंट रहेगा? इसी के हिसाब से ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर आपकी कुछ डेफिनेशन बनाए गए हैं। तो गाइस, वो डेफिनेशन एक मार्क के लिए बोर्ड्स में रहेंगे, वो हमें स्टडी करना है, तो एक एक करके डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। आपको मेरे साथ बने रहना है, मैं डेफिनेशन स्टेप बाय स्टेप आपको लिखा के देता हूं। So guys, here is the first definition that is called as an isotonic solution. Keep in mind, osmotic pressure is directly proportional to concentration of solution. Osmotic pressure आपके concentration of solution को डिपेंड है, जितना ज्यादा concentration उतना osmotic pressure। तो साइंटिस्ट ने बोला कि सॉल्यूशन के concentration अगर दो डिफरेंट है, उनके अगर सॉल्यूशन concentration सेम है, तो क्या osmotic pressure सेम होगा, उसके हिसाब से डेफिनेशन बनाए। तो पहले मिली हमें आइसो, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसो का मतलब होता है सेम, और टॉनिक का मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन। तो ऐसे सॉल्यूशन जिनके कॉन्सेंट्रेशन सेम है, जैसे मैंने एक बर्तन में लिया, मैंने यहाँ पे लिया मैंने 1 लीटर पानी, 1 लीटर पानी में मैंने 0.5 मोल्स ऑफ यूरिया ले लिया, ठीक है ना, 0.5 मोल्स ऑफ यूरिया ले लिया, तो ये यूरिया का सोल्यूशन हो गया। मैं दूसरा बीकर ले रहा हूँ, दूसरा बीकर में मैं सोल्यूशन नंबर 2 बना रहा हूँ, इसमें भी मैं क्या ले रहा हूँ, 1 लीटर पानी, और इसमें क्या ले रहा हूँ, 0.5 मोल्स ऑफ शुगर सोल्यूशन ले रहा हूँ, शुगर या सुक्रोज बोल सकते हो। तो देखो, इसमें सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिया कितना है, 0.5 मोल्स, इस सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर कितना है, 0.5 मोल्स, यानी दोनों सॉल्यूशन में सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सेम है। तो इनमें जब ऑस्मोटिक प्रेशर हम अप्लाई करेंगे तो क्या ये सेम रहेगा? तो पाया गया कि ऐसे दो सॉल्यूशन जिनका कॉन्सेंट्रेशन सेम होता है उनका ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होता है, सेम, बिकॉज
ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। तो ऐसे दो सॉल्यूशन या दो से ज्यादा सॉल्यूशन जिनका कंसंट्रेशन अगर सेम मिल गया तो उनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, सेम। ये प्रैक्टिकली पाया गया है। तो हम लिखेंगे इसकी डेफिनेशन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, आई एम गोइंग टू राइट, यू आल्सो कॉपी। तो आप मेरे साथ लिख सकते हैं डेफिनेशन ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो लिखिए 2 or more solution having same osmotic pressure, having same or equal osmotic pressure, 2 or more solution having same or equal osmotic pressure are called as ऐसे सॉल्यूशन को आप क्या बोलोगे, ऐसे सॉल्यूशन को बोलोगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल आपको लर्न करना है बोर्ड के लिए। यू हैव टू रिटन अ एग्जांपल फॉर बोर्ड। व्हिच एग्जांपल यू आर गोइंग टू राइट डाउन? देखिए 0.5 मोलर, ठीक है, 0.5 मोलर यूरिया सॉल्यूशन एंड 0.5 मोलर शुगर के जो सुक्रोज ले सकते हैं, ग्लूकोज सॉल्यूशन बहुत अच्छा रहेगा, ग्लूकोज सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो इसमें 0.5 मोल यूरिया प्रेजेंट है, यहाँ पे भी 0.5 मोल्स। मोल्स का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन, मीन्स अमाउंट ऑफ सोल्यूट। तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है। तो ऐसे दो सॉल्यूशन जिनमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट सेम हो तो उनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, सेम। आप इसको कॉपी कर लेंगे, जल्दी से कॉपी करो। वीडियो पॉज कर लीजिए आप सब और इसको आराम से कॉपी कर लीजिए। सो गाइस, इज अनदर डेफिनेशन वी हैव डन फर्स्ट। आइसो का मतलब सेम, हाइपर का मतलब क्या होता है, सेकंड आगे रहेगी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक का मतलब क्या होगा, एक सॉल्यूशन में सोल्यूट ज्यादा रहेगा, दूसरे सॉल्यूशन में सोल्यूट कम रहेगा। तो जिस सॉल्यूशन में सोल्यूट ज्यादा है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा रहेगा, और जिस सॉल्यूशन में सोल्यूट कम है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, कम। तो एक ऐसे दो सॉल्यूशन ले रहे हैं जिसमें एक में सोल्यूट ज्यादा एक में कम, मींस एक का ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे का ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या रहेगा, ज्यादा। तो जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर सपोज करो पहले वाले सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे वाले सॉल्यूशन से ज्यादा रहेगा तो पहले वाले सॉल्यूशन को हम बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो दो सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन में से एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे से ज्यादा है तो पहले वाले को आप क्या नाम दोगे, ऐसे सॉल्यूशन को बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसको हम लर्न करते हैं, इसको लिखते हैं सिंपल। तो ध्यान रखना, ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड अपॉन होता है कॉन्सेंट्रेशन। जिस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, जिसका कम होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, कम। तो लिखते हैं यहाँ पे व्हेन ऑस्मोटिक प्रेशर of one solution is higher than osmotic या is higher than another solution। आप ऐसे लिख सकते हो when osmotic pressure of one solution is higher than osmotic pressure of another solution, या शॉर्टकट में when osmotic pressure of one solution is higher than another solution is known as, मैं आपके टेक्स्ट बुक से कॉपी कर रहा हूं, is known as हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे सारे टेक्स्ट बुक से ले रहा हूं, मैं मिसप्लेस नहीं करना चाहता कोई लाइन, दैट्स व्हाई आई एम कॉपिंग। इसमें एग्जांपल बहुत ध्यान रखना, एक का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रखना, एक का कम। तो जैसे मैं ले रहा हूं, ठीक है, 0.1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन हैव हायर ऑस्मोटिक प्रेशर देन 0.05 मोलर, आप ले सकते हो सुक्रोज सॉल्यूशन। तो देखो यहाँ पे अमाउंटिंग कितना कम है, 0.05 बहुत कम है, 0.1 ज्यादा है, 0.1 ज्यादा है यानी यूरिया वाला सॉल्यूशन में यूरिया ज्यादा है, सुक्रोज में कम है यानी इसमें कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, इसमें ज्यादा हो गया। तो डेफिनेटली इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर इससे ज्यादा होगा, तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है उसको क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक। तो इसको आपको कॉपी करना है, आप इसको कॉपी कर लीजिए फटाक से। So guys, here is the third definition. First we done isotonic, hypertonic, hypotonic. इसमें क्या था, दोनों सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर क्या थे, सेम। इसमें हाइपर में क्या देखा था, पहले वाले सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या रहेगा, दूसरे वाले से ज्यादा। इसमें क्या करना है, उल्टा, इसमें पहले वाले का ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे वाले से ज्यादा हो गया, तो पहले वाले सॉल्यूशन को हमने क्या बोला, ऑस्मोटिक प्रेशर। इसमें क्या होगा, जो दूसरा वाला सॉल्यूशन है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर, जो दूसरा वाला सॉल्यूशन है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर पहले वाले से कम है, तो इस दूसरे वाले सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक।
हाइपर का मतलब पहले वाले का ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे से ज्यादा हो जाना, तो इसको हम बोलेंगे हाइपर। फिर दूसरे वाले को क्या बोलेंगे, इसका तो कम है इससे, है ना, दूसरे वाले का ऑस्मोटिक प्रेशर पहले वाले से कम है, दूसरे वाले का ऑस्मोटिक प्रेशर पहले वाले से कम है, तो दूसरे वाले को क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है एज कंपेयर टू अदर सॉल्यूशन, दैट सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपरटोनिक। तो आइए इसकी डेफिनेशन में प्यार से लिखिए, लिखिए अ solution having osmotic pressure, a solution having osmotic pressure lower than that of another solution is known as heading hypotonic solution। एग्जाम्पल क्या दे सकते हो, एग्जाम्पल आप उल्टा कर दो, इसमें जो एग्जाम्पल लिया था आपने लिखा था 0.1 मोलर हायर देन 0.5, अब उल्टा कर दो 0.5 लोअर देन, ऐसे लिख दो इसमें एग्जाम्पल। तो लिखिए इसका एग्जाम्पल, लिखिए 0.05 मोलर सुक्रोज सॉल्यूशन हैविंग, क्या लिखेंगे, लेस ऑस्मोटिक प्रेशर देन 0.1 मोलर, क्या लिया था हमने, यूरिया सॉल्यूशन। दिस इज अ ब्यूटीफुल 3 डेफिनेशन, ऑल डेफिनेशन फॉर 1 मार्क्स। गाइस कीप इन माइंड कंटिन्यूअसली रिपीटेशन होना जरूरी है, इसका भी, इसका भी, इसका भी। अब ये पढ़ते इसके बाद थोड़ा नया टॉपिक में पढ़ेंगे, तो ये तीनों डेफिनेशन 1 मार्क्स के लिए आपके बोर्ड में है, और इसमें एंट्रेंस में न्यूमेरिकल्स होता है वो बाद में डील करेंगे, इसको कॉपी करेंगे आप सब। सो गाइस इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर पाई एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डिल्यूटेड बाय सी एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, इन दोनों में रिलेशन क्या है। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जितना ज्यादा कंसंट्रेशन उतना ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ये रिलेशन आप बना के दिखाओ। तो गाइस आपके टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली रिलेशन दिया है, आपके टेक्स्ट बुक में ऐसे दिया है पाई इज इक्वल टू CRT, ये इक्वेशन डायरेक्टली दिया है। पर वेयर डज दिस इक्वेशन केम, ये इक्वेशन कहां से आया, इस बार आपके सिलेबस से गायब कर दिया। पहले के जो बोर्ड का सिलेबस था उसमें हाउ दिस इक्वेशन केम, उसका एक डेरिवेशन था, तो क्या क्या हमें लॉज यूज करना पड़ेगा ये इक्वेशन बनाने के लिए, मैं यहाँ पे साइड में आपको पढ़ा देता हूँ, जो इस बार आपके सिलेबस में नहीं है, आपकी नई बुक में बिल्कुल ही सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया है। तो मैं ये रिलेशन बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ाने से पहले कुछ लॉस पढ़ने हैं। तो एक साइंटिस्ट था जिसने क्या किया, ऑस्मोटिक प्रेशर की लॉस बनाई, और लॉस बनाने के बाद ऑस्मोटिक प्रेशर और कंसंट्रेशन का संबंध कैसे आता है डायरेक्टली उसने बताया। तो हेडिंग आप ये लिखोगे रिलेशन बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर, और इस हेडिंग को और करके अनदर एक हेडिंग लिखना है, वो बाद में लिखेंगे। तो इसी हेडिंग का और एक हेडिंग है, पर डायरेक्टली ये टॉपिक आने से पहले कुछ लॉस पढ़ना है। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था वैन टॉप, ठीक है, उसने क्या बनाया, वैन टॉप ऑस्मोटिक प्रेशर्स के लॉ बनाए। उसने ऑस्मोटिक प्रेशर को पढ़ा और उसने लॉ पढ़ा, ठीक है, बनाया। तो ये लॉस पढ़ने के लिए हमें स्टेट ऑफ मैटर पढ़ना जरूरी था, बट वी डोंट हैव टाइम टू स्टडी स्टेट ऑफ मैटर। जिन्होंने स्टेट ऑफ मैटर पढ़ा है 11th में, जो स्पेशली प्रिपेयर कर रहे हैं एंट्रेंस के लिए, उन्होंने सारे लॉस पढ़ लिए हैं, बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सारे लॉस पढ़े। तो 2000 लॉ दे हैव स्टडी, उसका यूज करके हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो पहला लॉ हमें यहाँ पे यूज करना है, गिव इन माइंड, ये हमारे नॉलेज के लिए है, 200 प्रिपेयरिंग फॉर एंट्रेंस उनके काम का आएगा, पर ये बोर्ड में भी निकाल दिया गया है। पहले ये था, उसके बाद ये हेडिंग थी, अब ये हटा दिया है, डायरेक्टली हेडिंग है। तो पहले ये पढ़ लेते हैं। नंबर 1, वैन टॉप ने स्टडी किया, और वैन टॉप ने स्टडी किया सॉल्यूशन को और उसके ऊपर ऑस्मोटिक प्रेशर को स्टडी किया, और पहला लॉ बनाया वैन टॉप्स बॉयस लॉ। तो वैन टॉप ने क्या बोला कि सपोज करो कि ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इधर प्योर सॉल्वेंट है, दिस इज योर प्योर सॉल्वेंट, दिस टाइप सॉल्यूशन, इधर से इधर सॉल्यूशन से इधर से सॉल्वेंट इधर जा रहा है, इसका लेवल बढ़ रहा है। सो मुझे इसको रोकना है, या ऑस्मोसिस प्रोसेस को मुझे रोकना है, तो मुझे इधर लगाना पड़ेगा ऑस्मोटिक प्रेशर पाई, ठीक है। फिर सपोज करो मैं ऑस्मोटिक प्रेशर पाई में लगा दिया, इधर से पानी इधर आना बंद हो गया। फिर मैं क्या करता हूँ, ये साइड ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ाता हूँ, प्रेशर जैसे जैसे बढ़ाऊंगा तो इधर से क्या होगा, इधर से सॉलिड अभी इधर वापस अभी इधर आना चालू हो जाएगी, इधर से सॉलिड इधर आना चालू हो जाएगी। तो जैसे जैसे मैं प्रेशर पाई ये साइड सॉल्यूशन में बढ़ाऊंगा, वैसे वैसे इधर का सॉलिड इधर आएगा, मतलब इधर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम, इधर वॉल्यूम क्या होगा, कम, इधर से लिक्विड इधर आएगा, तो डेफिनेटली इधर वॉल्यूम क्या होगा, कम। इसका मतलब प्रेशर इंक्रीजेस, वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीजेस, मींस प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो साइंटिस्ट जो वैन टॉप था उसने ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज करके कुछ लॉ बनाया। तो पहला लॉ बनाया वैन टॉप बॉयस लॉ। ये कंसेप्ट बॉयस लॉ ने भी बताया। बॉयस लॉ ने क्या किया था, एक चेंबर में गैस लिया था,
गैस के ऊपर प्रेशर लगाया, गैस क्या हो गया, कॉम्प्रेस होते गए, उनका वॉल्यूम डिक्रीज होता है। तो जैसे जैसे आप गैस के ऊपर प्रेशर लगाते हो वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज। सेम उन्होंने सोल्यूशन पे लगाया, वेंट ऑफ द बॉयज का कंसेप्ट का यूज करके सोल्यूशन पे लगाया। तो पहला लॉ बनाया, आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये जो सारा सिनारियो कर रही है रूम टेम्परेचर पे कर रहे हो, तो आप लिख सकते हो एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीजेस, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस, या ऐसा भी लिख सकते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल वर्ड में, ऑस्मोटिक प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो कैसे दिखाते हैं, पाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, पाई इज इक्वल टू 1/v इंटू कांस्टेंट। अब मैं यहाँ पे के भी लिखना चाहता, के के लिए मैंने वर्ड यूज कर दिया कांस्टेंट, तो पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो आप इसको, ये पहला हमारा मिल गया, दिस इज फर्स्ट लॉ आपके इसका पढ़ा गया, किसने पढ़ा था, वेंट ऑफ। हमें ये इनका रिलेशन लाने के लिए ये लॉ पढ़ना जरूरी है। तो गाइस ये पहला लॉ था, आपने देखा कि कैसे आप, सो गाइस फर्स्ट लॉ में देखा कि हाउ वेंट ऑफ फैक्टर का पहला लॉ प्रेशर इक्वल टू वॉल्यूम हो गया। सेकंड लॉ चलते हैं नंबर 2, ये आपकी नॉलेज के लिए गाइस, ठीक है, ये आपके इंट्रेंस का इंपोर्टेंट है, बोर्ड में दी है, बट मैं आपके लॉजिक के लिए बता रहा हूँ, बिकॉज हमें ये इक्वेशन बनाना है, इंटरलेशन बनाना है, दैट्स व्हाई हम पढ़ रहे हैं। सेकंड लॉ है नंबर 2, दैट इज कॉल्ड एज, फर्स्ट लॉ हो गया। सेकंड, वेंट ऑफ ने क्या किया था, चार्ल्स का लॉ का यूज किया, तो हम इसको बोल सकते हैं वेंट ऑफ चार्ल्स लॉ। क्या होता है वेंट ऑफ चार्ल्स लॉ, कि सपोज करो कि मैंने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, ये नंबर ऑफ सोल्यूट मैंने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, ठीक है। ऐसे सॉल्यूशन में मैं क्या कर रहा हूँ, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ। इसका स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। इन्होंने क्या बोला है, कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टेम्परेचर, या ऐसा लिख सकता हूं मैं टेक्स्ट बुक से, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली proportional to temperature, means pi direct into t, pi is equal to t into constant, that is pi by t is equal to constant। तो गाइस ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन आपको ध्यान में रखना है। कैसे बताया इन्होंने, ये सॉल्यूशन लिया आपने, दिस साइड योर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, हियर इज द सॉल्यूशंस, ठीक है, इधर लगा हुआ है ऑस्मोटिक प्रेशर, इधर प्योर सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट कांस्टेंट दिस टाइप, इधर आप टेम्परेचर लगाओ। टेम्परेचर लगाओगे तो क्या होगा, यहां से अगर आपने मैंने इसको हटा दिया, ठीक है, इसको हटा दिया, तो इसमें से सॉलिड क्या हो जाएगी, इवोपरेट। तो टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज, इस सॉल्यूशन से वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज। ये साइड लगाना है, इस साइड टेम्परेचर लगाओ तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज। तो मीन्स अमाउंट ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सॉलिड क्या हो जाएगा, कम। तो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से फिर मैं यहाँ पे क्या लगाता हूँ, ऑस्मोटिक प्रेशर लगाता हूँ। अभी सॉल्यूशन में से वॉल्यूम कम हो गया, सोल्यूट ज्यादा हो गया, ठीक है ना। अब जब मैं ऑस्मोटिक प्रेशर लगाऊंगा तो इधर से सॉलिड बहुत फास्टली आएंगे, और इस सॉलिड को रोकने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे सॉलिड क्या होगा, कम। तो जितना कम हुआ उतना आएगा, और इसको जितना आना था वो भी आएगा, तो यानी इधर से फोर्स ज्यादा क्रिएट होगा, तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, प्रेशर में ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो वही उन्होंने डायरेक्ट रिलेशन दे दिया कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा के इधर का वॉल्यूम कम कर दोगे तो अपने आप सॉलिड बढ़ते जाएगा, सॉलिड कम होता जाएगा, तो इधर से मोर सॉल्वेंट आएगा, जितना आना था उससे ज्यादा आएगा, तो आपको ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा। इसलिए पाई डायरेक्शन क्या आएगा, टेम्परेचर पाई बाय टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये आपको ध्यान रखना, ये दोनों का यूज करके हम रिलेशन बनाएंगे ऑस्मोटिक प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन का। तो गाइस हमें डायरेक्टली पढ़ने से पहले ये लॉ पढ़ना जरूरी भी था, इसलिए मैंने इसको लिया। ओके गाइस, फॉर सॉल्विंग दिस रिलेशन ऑस्मोटिक प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन के लिए ये दो इक्वेशन मैंने कोने में लिख दिए। अब देखो हम बनाते कैसे, तो मैं दोनों इक्वेशन का यूज करके इन दोनों का रिलेशन बताता हूँ कैसे क्या आता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टार्टिंग में, ध्यान रखना इसके नीचे और एक हेडिंग लिखना है, तो आपको एक दो लाइन छोड़ देना है। तो नंबर 1 हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू बॉयज लॉ, या आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू वेंट ऑफ बॉयज एंड चार्ल्स लॉ। तो पहले बॉयज लॉ के हिसाब से पाई बी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये इक्वेशन 1 था। और चार्ल्स लॉ के बाद ये था, ये कौन था पहले, हाँ अकॉर्डिंग टू बॉयज लॉ एंड चार्ल्स लॉ, ये चार्ल्स लॉ पूरा कंप्लीट है, ये दिस लाइन इज कंप्लीटली तो इक्वेशन ये। चार्ल्स लॉ के हिसाब से क्या है, पाई बाय टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, ये इक्वेशन नंबर 2, अब मैं क्या करता हूँ, दोनों इक्वेशन को कंबाइन करता हूँ, कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2,
मिल जाएगा। क्या आप इसको कंबाइन कर सकते हो, या इसको थोड़ा सा ऐसा भी लिख सकते हैं, या थोड़ा और फॉर्म में ऐसा लिखने से अच्छा है, यानी हमें थोड़ा क्लियरिटी अच्छे से होगी। थोड़ा मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि मैं डायरेक्टली लिख सकूं। इसको बता दें, इसका मतलब दैट इज पाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v और ये पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, ऐसा है। तो ये आपको इसका मतलब ध्यान रखना है। तो नंबर 1, अकॉर्डिंग टू नंबर 1 हम देखते हैं यहाँ पे पाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v। ये क्या था, बॉयल्स लॉ के हिसाब से, ठीक है। नंबर 2, चार्ल्स लॉ के हिसाब से देखते हैं, चार्ल्स लॉ पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। नंबर 2, अब अच्छा रहेगा हमारे लिए कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्या हो जाएगा, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t अपॉन v, ठीक है। पाई इज इक्वल टू k बाय t इंटू v, ठीक है। कंटिन्यू करूं, पाई बाय v इज इक्वल टू kt, ओके। दिस इज योर इक्वेशन, पाई v इज इक्वल टू kt। होप दिस इज विजिबल टू एवरीवन, ये आपको दिख रहा होगा। फॉरवर्ड में आगे चलते हैं। नाउ दिस इक्वेशन ये सिमिलर होता है जनरल गैस इक्वेशन। आपको पता है जनरल गैस इक्वेशन क्या होता है, जनरल गैस इक्वेशन ये होता है पाई, यहाँ पे होता है पीवी सिंधु, सॉरी पीवी इज इक्वल टू सिंधु बोलते हैं कुछ लोग, पर हमें क्या लेना है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पी यानी प्रेशर, वी यानी वॉल्यूम, एन यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गैस के, आर यानी कांस्टेंट, टी यानी टेम्परेचर। तो देखो पी यानी ऑस्मोटिक प्रेशर, वी यानी वॉल्यूम, के यानी कांस्टेंट, टी यानी क्या टेम्परेचर। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, ये जो हमारा सोल्यूशन कांस्टेंट टेम्परेचर है, ये पाई यानी सोल्यूशन का प्रेशर, वी यानी सोल्यूशन का आपका वॉल्यूम, टी यानी सोल्यूशन का टेम्परेचर, के यानी सोल्यूशन कांस्टेंट। यहाँ पे सारे गैस का दिया है, यहाँ पे सोल्यूशन का दिया है। तो यहाँ पे ये आर गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 8.314 है। सेम वैल्यू हमें के की मिली 8.314। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि यहाँ पे सोल्यूशन कांस्टेंट और गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, सेम है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसको थोड़ा सा, और ये इक्वेशन इससे मैच हो रहा है, दिस इक्वेशन इज मैच बाय दिस इक्वेशन। तो साइंटिस्ट ने मैं कंटिन्यू कर दिया एक लाइन, देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसको मैं कंटिन्यू कर दे रहा हूँ यहाँ से, ओके। आप लिख सकते हो दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू जनरल गैस इक्वेशन, ब्रैकेट में लिख सकते हो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो आपका ये इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू जनरल गैस इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो आपको क्या करना है, के और यहाँ पे आर की वैल्यू सेम है, तो आपको नेक्स्ट लाइन में आप लिखोगे रिप्लेस के बाय आर। ये इक्वेशन में रिप्लेस करना है के को आर से, तो आपको क्या हो जाएगा, पाई वी इज इक्वल टू आर टी, इस टाइप से मिल जाएगा। ये किसी मॉलिक्यूल्स के लिए, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए प्रेजेंट है सोल्यूट, उसके लिए हमने नहीं बोला। तो सपोज करो कि फॉर एन मोल्स ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के लिए ले लो, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, पाई वी इज इक्वल टू एनआरटी, इस टाइप से हो जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा आगे मॉडिफाइड करता हूं, पाई इज इक्वल टू एन बाय वी इंटू आर टी। व्हाट इज एन, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मींस मोलैरिटी। मोलैरिटी यानी क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो इस टाइप से ध्यान रखना। तो कोने में लिख लेना, सिंस एन बाय वी इज इक्वल टू कैपिटल एन, कैपिटल एन यानी मोलैरिटी, स्मॉल एन यानी मोलैरिटी। तो ये क्या हो जाएगा, पाई इज इक्वल टू कैपिटल एम आर टी, और करके इसको क्या लिख सकते हैं, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। तो व्हाट इज सी, सी यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज कैलकुलेटेड बाय परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, नॉर्मलिटी, मोलैरिटी, ध्यान रखना। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये लिख लेना है। और ये इतना बड़ा है, आपके टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली ये लिख दिया उन्होंने। तो अब अगर उन्होंने बोला डिराइव रिलेशन बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। ये सारा जो किया है किसने निकाला है, ये रिलेशन ये निकाला है वैन टॉप ने। तो इस टाइप के रिलेशन को समटाइम कहा जाता है और करके आपकी हेडिंग रहेगी, इस टाइप की इक्वेशन बोलते हैं वैन टॉप जनरल सॉल्यूशन इक्वेशन। ये आपके मार्च 2020 में आया है, देख लेना पेपर, उसमें आपको डेफिनेटली मिलेगा। फरवरी 2020 में, मार्च में तो हमारे कंट्री में पैंडेमिक चल रहा है, पर फरवरी में आया था। तो रिलेशन बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज अ न्यू हेडिंग। ओल्ड वर्जन में वैन टॉप जनरल सॉल्यूशन इक्वेशन ये कहा जाता है। तो इसको आप कॉपी कर लेंगे, इसको बना लेना, इसका हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। वी विल कंटिन्यू हियर नाउ। थोड़ी देर पहले हमने देखा कि we have done it, pi is equal to CRT, osmotic pressure and concentration of solution का रिलेशन क्या है। अब इसके बाद देख सकते जो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा,
रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये इक्वेशन यूज करके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। हम न्यूमेरिकल इसके ऊपर भी सॉल्व करेंगे और ये जो नया बनाने वाले हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर ऐसा दिखाते हैं, मॉलिक्यूलर वेट हम सी का यूज करके निकालेंगे। तो गाइस अभी हम इसको कंटिन्यू करके फिनिश करते हैं। नाउ देखिए हमारे पास है वी नो दैट। अब ये रिलेशन को अगर 1 मार्क के लिए आया बोर्ड में तो आपको कैसे लिखना है? तो सबसे पहले आप ये लिख लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे वी नो दैट पाई इज इक्वल टू CRT। व्हाट इज सी? आपको पता है कि सी इज इक्वल टू क्या होता है? मोलैरिटी। तो आप इसको लिख सकते हो पाई इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू टी। व्हाट इज मोलैरिटी? मोलैरिटी यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी पाई इज इक्वल टू N/V/RT। व्हाट इज N? N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। कैसे निकालते हो आप इसे? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, बोलिए, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। इस टाइप से निकाला जाता है। तो N का मतलब होता है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट या मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। अब मैं इसको डेजिग्नेशन दे देता हूँ। क्या ना राइट? वेट ऑफ सॉल्यूट W2, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट M2 लिख सकते हैं। सॉल्यूट के लिए 2 लिखते हैं, सॉलिड के लिए 1 लिखते हैं। वी नो दैट। चलो मैं इसको मॉडिफाइड करता हूँ। पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? W2 डिवाइडेड बाय, है ना, N की वैल्यू यहाँ पुट करना पड़ेगा। तो ये कैसा हो जाएगा? इसको आप होल डिनोमिनेटर ले सकते हो ऐसा। यू कैन राइट। कैसे लिखा जाएगा? पाई इज इक्वल टू W2 बाय M2 मल्टीप्लाइड बाय R बाय T इंटू V। पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? W2, ये M2 डिनोमिनेटर में आएगा, M2 इंटू V RT। What is M2? This is a molecular mass of solute. What is pi? Osmotic pressure. क्या चाहिए रिलेशन बिटवीन molecular weight of solute and osmotic pressure? M2 molecular weight of solute है, pi क्या है? Osmotic pressure। इस टाइप से। तो कभी कभी आपके क्वेश्चन में न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करोगे तो उसमें molecular mass, weight, R की वैल्यू, T, V दिया रहेगा, फाइंड आउट दिस। तो ये लगाना। कभी कभी क्वेश्चन में आपको इस इक्वेशन का भी सॉल्व करके, यानी ये इक्वेशन फर्स्ट और ये वाला इक्वेशन सेकंड, तो मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। ये इक्वेशन करके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे या ये इक्वेशन का यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। या कभी कभी M2 निकालने के लिए बोलेंगे तो आप M2 कैसे कर सकते हो? M2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जगह आपस में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? W2 न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? M2 की जगह पाई, पाई की जगह M2। चलो ऐसा कर दो, दैट इज कॉल्ड V। तो देखो मैंने 3 इक्वेशन को बॉक्स बनाया। एक तो ये इक्वेशन का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे या ये वाले इक्वेशन का या ये वाले इक्वेशन का हम यूज करके क्या करेंगे? न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो गाइज आज के लिए इतना ही काफी है। हमने चारों लॉस पढ़ लिए, चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ लिया, रिलेटिव लोअरिंग पेपर प्रेशर, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट की इस बार न्यूमेरिकल बोर्ड में नहीं है, पर बाकी सबके हैं, तो इसके भी न्यूमेरिकल बोर्ड में होंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद फर्दर गाइस 2 वीडियो या 2 से 3 वीडियो आएंगे हार्डली। इसके बाद ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा और जब चैप्टर क्लोज हो जाएगा तो सॉलिड स्टेट में इस बार क्या क्या निकाल दिया गया है, सॉल्यूशन से क्या क्या निकाल दिया गया है, थर्मोडायनामिक हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, या हम सीरीज में पढ़ेंगे। तो पहला चैप्टर है सॉलिड, सेकंड है सॉल्यूशन, थर्ड आने की क्रिया। तो और चैप्टर में क्या क्या निकाला गया है हम उसको डिस्कस करेंगे। और हमारा टारगेट है हम इसको कंप्लीट करेंगे स्टिल अक्टूबर तक हमारा पेपर 1 कंप्लीट, और उसके बाद पेपर 2 का रिवीजन और जो भी बच गया होगा हम उसको देख लेंगे। तो पढ़ते रहना है, पेपर वर्क करते रहना है, जितने भी क्वेश्चन मैं दूंगा उसको लर्न करते रहना है। आप थोड़ा प्रीवियस ईयर के खुद होके सेल्फ देखिए, आपके पास ऑनलाइन अवेलेबल होंगे, कौन कौन से पेपर अवेलेबल है आपके पास, उसको सॉल्व कीजिए और आपके क्लास के थ्रू जो पेपर हो रहे हैं उसको सॉल्व करना है। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।